हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल ऑन एपीएस क्लासेस। और आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के रिंग थ्योरी पर एमसीक्यू लेक्चर 3 लेके आपके सामने उपस्थित हैं। और इस वीडियो में हम टोटल आपको नियर अबाउट 10 क्वेश्चन करवाने वाले हैं और आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दूंगा, जैसे कि अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी रिंग या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन, और फिर उसके बाद जो है गॉसियन इंटीजर क्या होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले हम कुछ बेसिक से क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर नॉट फॉर्म्स अ फील्ड। तो जब हम आपको बता रहे थे तो हमने बताया था कि अगर कोई भी आपके पास एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है एफ प्लस और डॉट, तो ये फील्ड तब बनाता है जब एफ प्लस के साथ जो है अबेलियन ग्रुप बनाए। ठीक है, अबेलियन ग्रुप बनाए। और दूसरी बात, एफ डॉट के साथ क्या बनाए, ये भी अबेलियन ग्रुप बनाए। ओके, तो अगर दोनों अबेलियन ग्रुप बनाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है वो एक फील्ड को फॉर्मेट कर रहा है। अच्छा, अबेलियन ग्रुप का मतलब क्या होता है? टोटल 5 प्रॉपर्टी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव लॉ, और तीसरी प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और चौथी प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, और पांचवी प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अबेलियन ग्रुप का मतलब होता है कि ये 5 प्रॉपर्टी जो है आपका ये पर्टिकुलर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे दे रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर नॉट फॉर्म्स ऑफ फील्ड। अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस के साथ भी अबेलियन ग्रुप बनाता है और कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट के साथ भी अबेलियन ग्रुप बनाता है। जो रियल नंबर होता है ये भी प्लस के साथ डॉट के साथ अबेलियन ग्रुप बनाता है। रेशनल नंबर भी प्लस और डॉट के साथ अबेलियन ग्रुप बनाता है। बट अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स की बात करें, जेड प्लस और डॉट की बात करें तो देखो जेड प्लस के साथ तो अबेलियन ग्रुप बनाएगा। ओके, बट डॉट के साथ जब हम इसका लेके चलेंगे तो जेड डॉट के साथ जो है अबेलियन ग्रुप नहीं फॉर्म करेगा, अबेलियन ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट है ना, इनवर्स एलिमेंट वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। जैसे मान लो अगर आपके पास कोई इंटीजर आप 3 ले लिए तो 3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 1/3 होगा, तभी तो मल्टीप्लाई करने क्या आप मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो है ऐसे इसको क्रॉस लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट या क्रॉस, तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3, तभी तो आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मिलने वाली है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इट मीन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? इसका मतलब है कि आपके पास कोई एक नंबर ए हो, ठीक है, और इसके साथ आप किसी एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कर दो कि आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मिल जाए। तो यहाँ पे जो नंबर आने वाला है वो 1/a आने वाला है। तो जेड में जो है आपको माइनस इनफाइनाइट से लेके, ठीक है, आपको -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सब मिलने वाले हैं। ठीक है, ये सब मिलने वाले हैं। कहीं आपको जो है 1/3 नहीं मिलने वाला है, मतलब कि इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट फेल कर गया, मतलब कि अबेलियन ग्रुप नहीं बनाया। तो यहाँ पे आप फ्रिक्वेंटली बोल सकते हो कि ये जो आपका ऑप्शन है नॉट फॉर्म्स ऑफ फील्ड, ये फील्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो दे रहा है कि इफ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट फॉर्म्स ऑफ फील्ड। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो है आर लिखा हुआ है, आप इसको एफ कर सकते हो। ठीक है, एफ कर सकते हो, एफ प्लस डॉट फॉर्म्स ऑफ फील्ड। ठीक है, तो एफ प्लस इज एन, तो एफ प्लस के साथ क्या बनाएगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि इन द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर इज व्हाट। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की भी बात हम किए, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एलिमेंट जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें उस पर्टिकुलर नंबर को तो हमें जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बताया कि आपके पास मान लो कोई एक नंबर ए है, और ए में जो है हम यहाँ पे किस नंबर का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे मुझे 1 मिल जाए। ओके, 1 इज व्हाट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमको a इंटू 1/a का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर 1 मिलेगा। तो अगर a की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है, -3/7, इट इज़ -3/7, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि हमको यहाँ पे 1 मिल जाए। तो देखो पहली बात तो माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, 3/7 है तो हम 7/3 कर लें, आपको वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको मिला -7/3। इतनी बात समझ में आई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि इफ़ द फील्ड, अब देखो जो फील्ड है Z5 है,
+5 है, क्रॉस 5 है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 बताना है। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले तो Z5 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इसको देख लो। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या है कि उससे मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आपको 1 मिलनी चाहिए। तो देखो अगर हम Z5 की बात करें तो Z5 कौन कौन से एलिमेंट को लेकर चलता है, 0 को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, इतना एलिमेंट लेके चलता है। और हमें 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए तो यहाँ पे 3 ले लेंगे और 3 के साथ क्रॉस करके, और यहाँ पे मॉडुलो 5 का ही मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे हम कौन से एलिमेंट को अगर पुट करें तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाए, हमको यही चाहिए। तो देखो अगर मैं 3 के जगह पे, मतलब यहाँ पे वाट के जगह, ठीक है, मैं अगर 2 पुट कर दूँ तो देखो 3 क्रॉस मॉडुलो 5 इंटू 2, तो देखो 3 2 जा 6, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। और यहाँ पे जो रिजल्ट लिखते हैं मॉडुलो वाले मल्टीप्लिकेशन, वो किस टाइप का लिखते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आता है उसे हम इस मॉडुलो वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया, और ये जो रिमाइंडर मिलता है उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपका 2 मिला, 2 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इन द फील्ड Z5। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप इस बात को समझ पाए। अगर आपके पास यहाँ पे Z7 होता तो Z7 में आप किसका मल्टीप्लाई करते तो 1 आता, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के साथ जो है आप एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करते जिससे 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 मिलता, तब जाके आपका वो नंबर होता। तो आपके पास आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा यहाँ पे Z3 Z7, ठीक है, Z11 कुछ भी लेके एक बार प्रैक्टिस कर लेना पर्टिकुलर किसी नंबर का, तो आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे एक बार थोड़ा एनालाइज करिए, फिर आगे समझ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बी ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन के पहले मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बताना चाहूँगा कि कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है इसे जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, एक छोटी सी हेडिंग लगा लीजिए। वैसे आप पढ़ के तो आए होंगे इसको, बट एक बार थोड़ा सा और अच्छे से इसको अगर हम लोग देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। देखो जब भी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, ठीक है, तो रिंग की या फील्ड की या इंटीग्रल डोमेन की कैरेक्टरिस्टिक की बात होती है। तो अगर मान लो आपके पास R कोई एक रिंग है, R बी अ रिंग, ठीक है, और इसका कोई एक एलिमेंट हम A ले लेते हैं, मतलब कोई भी फॉर ऑल A, और मैं A प्लस A प्लस A प्लस N कॉपीज़, मतलब n टाइम्स इसको मैं ऐड करता हूँ। अच्छा, ऐड करने के बाद मुझे n इंटू ए मिलेगा और इसकी वैल्यू 0 हो जाए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर n को जो ये n मिलेगा इसे हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। थोड़ा सा इसका डिफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि लेट R बी अ रिंग विथ 0 एलिमेंट एंड सपोज दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n इंटू ए, डेट इज ये मल्टीप्लाई करने के बाद n कॉपीज के बाद आपका जो है 0 आ जाए फॉर एवरी a बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो इस पॉजिटिव इंटीजर को सच ए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो ये जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा ना, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो इसे हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। अब कुछ रिजल्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप वो समझिएगा। अगर आपके पास कोई रिंग है जिसका कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है, मतलब कि आपके पास कोई इनफाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग है, जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, ये रिजल्ट के तौर पे आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। जैसे अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्लस है, डॉट है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आपका रिंग फॉर्म करेगा, रियल नंबर प्लस डॉट रिंग फॉर्म करेगा, रेशनल नंबर प्लस डॉट रिंग फॉर्म करेगा, ठीक है, जेड प्लस डॉट रिंग फॉर्म करेगा, ओके, आपका जेड एम प्लस डॉट रिंग फॉर्म करेगा। मैंने आपको पहले एक बताया था ये सारे के सारे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर रिंग फॉर्म करते हैं। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा 0 होगा, ठीक है। ऐसा क्यों, देखो रिजल्ट ये होता है कि अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट ऑर्डर का रिंग है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 होगा या तो इनफाइनाइट होगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जब लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, तो इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा, और इसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे m है तो यहाँ पे m हो जाएगा। अगर ये m प्राइम नंबर होता है तो हमको क्या मिलता है, इफ़ m इज अ प्राइम नंबर देन वी हैव अ इंटीग्रल डोमेन या फिर फील्ड, ठीक है, तो यहाँ पे m मिल जाएगा। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक 0 रखेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। अब देखो
यहाँ पे एक थियरम आप पढ़े हो, आपके बुक में एक थियरम है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज जीरो, और या तो जीरो होगा और या फिर क्या होगा, या तो जीरो होगा और या फिर एक प्राइम नंबर होगा। रीजन क्या है कि जितने ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये इंटीग्रल डोमेन बनाएंगे और ये इंटीग्रल डोमेन बनाएगा, तो इन सारी की कैरेक्टरिस्टिक तो जीरो है। और अगर ये एक्स्ट्रा यहाँ पर m इज अ प्राइम नंबर है, m प्राइम नंबर है, तो ये स्ट्रक्चर क्या बनाएगा, इंटीग्रल डोमेन बनाएगा। और अगर m प्राइम नंबर है, स्ट्रक्चर इंटीग्रल डोमेन बना रहा है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो m होगी। तो इंटीग्रल डोमेन का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, इवन फील्ड का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो या तो जीरो होता है या फिर एक प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन, नॉट पूछ रहा है, तो देखो जीरो तो होगा ही होगा, प्राइम नंबर 3 है ये भी होगा, 5 भी प्राइम नंबर है ये भी होगा, तो नॉट पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि किसी भी इंटीग्रल डोमेन की या फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक या तो जीरो होगी या फिर एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर इज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, अभी मैंने बताया फील्ड ऑफ रेशनल नंबर क्यू कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, जीरो होगा। इतनी बातें समझ में आई और ये रिजल्ट आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, आई होप इतना आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसके बाद जो है एक नया कॉन्सेप्ट और मैं आपको अच्छा एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और गॉसियन इंटीजर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर गॉसियन इंटीजर कॉन्सेप्ट समझेंगे। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना, रिंग थ्योरी पर जो लेक्चर 4 आएगा, उसमें मैं सब रिंग और आइडियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन करूँगा। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन वो भी होने वाला है जिसमें हम सब रिंग और आइडियल की बात करेंगे। देखो आइडियल पता है बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है, आइडियल जिससे मल्टीप्लाई होगा, जिस रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा ना, उसे अपना बना लेगा। आइडियल क्या करता है, अपना बना लेता है। अब मैं जब नेक्स्ट लेक्चर में आपको आइडियल बताऊंगा तो आप इसे फील करेंगे, इमेजिन करेंगे कि आइडियल होता क्या है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन लिखेंगे आप, छोटा सा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आएगा। अगर मान लो आपके पास हम बोलें कि कोई एक क्वेश्चन आप नोट करेंगे कि द ओनली एलिमेंट्स ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर पॉजिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर। क्वेश्चन ये है कि द ओनली एलिमेंट्स ऑफ a ring of integers possess multiplicative inverse r। आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला ऑप्शन मैंने दे दिया 0 1, मैंने आपको दूसरा ऑप्शन दे दिया 1 2, और तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको, मतलब ऑप्शन सी आपको दे दिया -1 एंड 1, और आपको ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, रिंग ऑफ इंटीजर की बात कर रहा है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब कि वो एलिमेंट जिसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक्सिस्ट करें। से मान लो -1 है, -1 के साथ मैं यहाँ पे किसी नंबर का मल्टीप्लाई करता हूँ और मुझे वैल्यू प्लस होना जाती है। ठीक है, और 1 के साथ मैं किसी नंबर का मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर वैल्यू मुझे 1 मिल जाती है। 1 क्यों मिले, क्योंकि 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उस एलिमेंट को बोलते हैं, ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। समझ में आया? तो यहाँ पे -1 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी -1, 1 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, तो -1 और +1 ऑलरेडी जो है इंटीजर में बिलोंग करते हैं। तो सिर्फ यही दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको मिलेंगे। जैसे मान लो अगर आप 2 ले लिए ना, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है, लेकिन 1/2 जेड में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, आप +1 और -1 को छोड़ के बाकी जो है इंटीजर्स का कोई भी एलिमेंट ले लो, आपको उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आता है, जेड और आई करके ऐसे लिखा रहता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसे हम बोलते हैं गॉसियन इंटीजर। ठीक है, गॉसियन इंटीजर बोलते हैं। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो देखो जेड और यहाँ पे जो आई दिया है, इसमें जो एलिमेंट आते हैं वो a +
IB के फॉर्मेट में आते हैं, ठीक है, जहाँ पे A और B की जो चॉइसेस हैं वो रियल नंबर से आती है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं गॉसियन इंटीजर, और इसके बारे में मैं कुछ प्रॉपर्टी आपको लिखवा देता हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। और मैं जो लिखवाऊंगा वो आपका सफिशियंट होगा, आप जितना अभी तक पढ़ रहे हो इतना सफिशियंट होगा। सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, ये जेड से बिलोंग करेगा, मतलब इंटीजर से बिलोंग करेगा। और उसके बाद जो है इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या बनाएगा, ये जो है कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी बनाएगा। मतलब अगर दे फील्ड बनाता है तो फील्ड नहीं बनाएगा, ये कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी बनाएगा, ठीक है। और आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है इंटीग्रल डोमेन भी फॉर्म करता है, ठीक है। इट इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, ओके, ये इंटीग्रल डोमेन भी फॉर्म करता है। इसके बारे में फिलहाल इतनी ही जानकारी रखेंगे। और अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इसके बारे में एक और जानकारी, छोटी सी जानकारी रखेंगे। अगर मान लो आपके पास, ठीक है, अगर मान लो आपके पास कहीं ऐसा दे दें ZP और यहाँ पे I दे दें, ठीक है, यहाँ पे P दे दें, तो अगर इस P की वैल्यू जो है 3 मॉडुलो 4 लिख सकते हो, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये फील्ड बनाएगा, ठीक है। अगर ZPI में P को आप 3 मॉडुलो 4 लिख सकते हो तो ये स्ट्रक्चर फील्ड बनाएगा। और अगर ये फील्ड होता है, इफ़ इट इज़ अ फील्ड, ठीक है, तो इम्प्लाइज क्या करेगा, इंटीग्रल डोमेन भी फॉर्म करेगा, ठीक है। इम्प्लाइज क्या करेगा, रिंग तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है, क्योंकि फील्ड ऑलरेडी जो है पूरी प्रॉपर्टी लेके चल रहा है। इंटीग्रल में थोड़ी सी कम ही प्रॉपर्टी चाहिए, रिंग में तो और कम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर P की वैल्यू देखो 3 मॉडुलो 5 का मतलब क्या है कि जैसे आपका 7 है, ठीक है, 7 को अगर आप जो है यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे 4 1 जा 4, 3 मिलता है, तो 3 मॉडुलो 4 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मॉडुलो 4 यहाँ पे इस प्रकार से लिखते हैं, 7 हो गया, 11 हो गया, बाकी सारी चीज़ें हैं 7 11, 3 मॉडुलो 4 के फॉर्मेट में जो लिखा जाएगा ना उसे आप बोल देंगे कि ये फील्ड है और ये इंटीग्रल डोमेन भी होगा। खैर ये क्वेश्चन आपके लेवल का है नहीं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है IIT JAM और नेट के बच्चे सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट और निलपोटेंट एलिमेंट क्या होता है। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट और निलपोटेंट एलिमेंट, अगर मान लो आपके पास A² = A मिल जाए, दिस इज आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। अगर A⁴ n = 0 मिल जाए तो ये निलपोटेंट एलिमेंट होगा और इंडेक्स इसका n होगा। अगर मान लो हमने A² किया और वैल्यू 0 आ गई तो निलपोटेंट एलिमेंट होगा जिसका इंडेक्स 2 होगा, ठीक है। आइडेम्पोटेंट और निलपोटेंट एलिमेंट भी आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है एक छोटा सा क्वेश्चन और हम आपको बताना चाहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, ठीक है, आप उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑलरेडी मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट बता दिया है, ठीक है, और आप उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब मिलेंगे तो आपको जो है मैं सबरिंग और आइडियल से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ फील्ड, ठीक है। और आपके पास ये जो क्वेश्चन है इसका मैं ऑप्शन तो नहीं दे रहा हूँ, आप बताना है कि जो पहला ऑप्शन है, जो दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, आपको बताना है। ये मैं लिख चल रहा हूँ R+, ठीक है, Q+, Z+, यहाँ पे मैं लिख चल रहा हूँ Z5+5.5। यहाँ पे मैं ऑप्शन 5 लेके चल रहा हूँ Z11+11.11। मैं ऑप्शन 6 लेके चल रहा हूँ, क्या यहाँ पे Z6+6.6। आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट रिंग है या मतलब फर्स्ट फील्ड है कि नहीं है। आप बस आंसर में मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि पहला फील्ड है, दूसरा फील्ड नहीं है, ऐसे कुछ जो भी है, ठीक है। मैं करेक्ट नहीं बताऊंगा, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इसमें फील्ड है, कौन सा फील्ड नहीं है। तो ये आपका जो है होमवर्क है, आप इसे जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं सबरिंग और आइडियल से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उसे बताऊँगा। फिलहाल 2 छोटे छोटे थ्योरम आप जो है
याद कर लेंगे। यहाँ पे कुछ आपको मैं थ्योरम लिखवा देता हूँ, आप उसे याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे पहला थ्योरम ये है कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, ठीक है। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, ठीक है। अगर मान लो आपको स्टेटमेंट दे दे, पहला स्टेटमेंट ये दे दे कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, और दूसरा स्टेटमेंट ये दे दे कि स्क्यू फील्ड इज क्या कहते हैं, स्क्यू फील्ड इज डिवीजन रिंग, ऐसे कुछ करके एक थ्योरम है, तो आप उसे भी जो है याद रखेंगे, ठीक है, कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड एंड एक स्क्यू फील्ड करके एक आता है, वो भी थ्योरम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। बड़े ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, यहाँ पे लिखते हैं कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। देखो जो भी आपके यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू टाइप के, वो बड़े इजी होंगे, ऐसा नहीं कि बड़ा टफ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको एक काम ये करना है कि रिंग थियरी जो आपकी बुक है ना, मतलब रिंग थियरी के एक पेज लीजिए और पेज पे ऐसे एरो लगा लगा के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम उसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम एक बार नोट कर लेंगे ना, तो आपको दिमाग में ये रहेगा कि हाँ ये थ्योरम है, ये थ्योरम ऐसे थ्योरम है। तो थ्योरम के बेस पे भी कभी कभी क्वेश्चन हो जाते हैं। और अगर मान लो यूनिवर्सिटी थोड़ा सा अगर टफ क्वेश्चन बनाना चाहे तो आपको 2 स्टेटमेंट दे देगा और बोल देगा, जैसे आपको यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है या फिर यूपीपीएससी में पूछता है कि गिवन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, और फिर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो लिखेगा ओनली ए इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ए बी नाइदर ए करेक्ट नॉर बी करेक्ट, ऐसे करके ऑप्शन भी दे सकता है। तो आपको स्टेटमेंट सारे थ्योरम का स्टेटमेंट जो है एटलीस्ट याद होना चाहिए। और देखो पता है अगर इस टाइम जो है आप अच्छे से रिंग थ्योरी तैयार कर लेते हो, तो आपको नेक्स्ट ईयर के बाद जब एमएससी का एंट्रेंस देना होगा तो आपको बड़ा इजी लगेगा, ठीक है। अभी जो एमसीक्यू टाइप हो गया ना, इसका बेनिफिट आपको आगे मिलने वाला है। जैसे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो आपको सारी चीज़ अब एमसीक्यू फॉर्मेट में तैयार है, मतलब कि आपको पूरे बुक का एक जिस्ट जो है, जो एक समरी होता है, वो आपके दिमाग में फिट है। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो आपका पेपर होने वाला है, समझिए आपके लिए काफ़ी एक अच्छा मौका है कि आप पूरे बुक को पढ़ के और वहाँ से एमसीक्यू निकाल के उसको आप एनालाइज कर रहे हैं। तो आप समझिए कि अब जो है आप जाके एक अच्छा जो है, जो कहते हैं ना एनालिसिस वाली मैथमेटिक्स, तो वो पढ़ रहे हैं। और मैं भी आपको हेल्प कर रहा हूँ जितना पॉसिबल हो सकता है मेरे जरिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कराऊँ। और जैसे ही हमारी रिंग थ्योरी कंप्लीट होगी, मैं आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में नियर अबाउट 100 क्वेश्चंस का एक दे दूंगा, तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और तब तक वीडियो देख लेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।